स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौधरी। जैसा कि आपको पता होगा कि 5 नवंबर को यूएसए में नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए वोट होने वाली है। देखने वाली बात होगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टर्म में प्रेसिडेंट बनते हैं या फिर इतिहास रचा जाता है और भारतीय मूल की कमला हैरिस यूएसए की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनती है और पहली एशियन वुमेन बन जाएंगी जो प्रेसिडेंट बनती है। चलिए, वो तो पता लगेगा आपको नेक्स्ट मंथ दिसंबर में। लेकिन ये जो यूएसए में इलेक्शन लड़ा जा रहा है, इसके बेसिक मुद्दे क्या है? जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिवाली का टाइम था और डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू समुदाय जो यूएसए में रहता है एंड ग्लोबल हिंदू कम्युनिटी, उनको दिवाली की विशेष दी। इसके साथ साथ उन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदूज के खिलाफ, सिख कम्युनिटी के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ एक वायलेंट स्ट्रीक देखने को मिली है दुर्गा पूजा के दौरान, उसको कंडेम भी किया। इनफैक्ट यूएसए में जो हिंदू संगठन है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने ट्रंप की विशेष और ट्रंप के इस कंडेमनेशन का स्वागत भी किया। तो क्या यूएसए में जो हिंदू कम्युनिटी है वो इस बार डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में है और भारतीय मूल की महिला होने के बावजूद कमला हैरिस को शायद इंडियन अमेरिकन का उतना सपोर्ट ना मिले जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या क्या बेसिक मुद्दे हैं जिन पर यूएसए में ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है? अबॉर्शन राइट्स हो, सोशल मीडिया रेगुलेशन हो, या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, उनके ऊपर टैक्स लगाना है या टैक्स रेट में कटौती करनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको लेकर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए नजर आते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि यूएसए में इस बार का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किन बड़े मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। लेकिन वहां तक चलने से पहले, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आप 2026 या 27 में अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं, तो नवंबर में नए बैचेस आपके लिए स्टार्ट हो रहे हैं। ये फाउंडेशन बैचेस है। फाउंडेशन बैचेस का मतलब होता है प्रीलिम्स और मेंस, उसका कंप्लीट कवरेज। तो प्रीलिम्स में जीएस और सीसैट कंप्लीटली कवर हो जाएगा। मेंस की अगर बात करें तो 4 जीएस के पेपर है, वो कंप्लीटली कवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ एस्से राइटिंग, आंसर राइटिंग पर स्पेशल फोकस किया जाएगा इन सभी बैचेस में। अगर आप इन बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्टडी IQ की टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप AC लाइव कोड लगाकर इनमें एडमिशन ले सकते हैं। इस कोड के थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और स्पेशल मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। सबसे पहले और सबसे बड़ा मुद्दा है इमिग्रेशन। इमिग्रेंट्स हमेशा से ही यूएसए की राजनीति में एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के तौर पर बने रहे। इनफैक्ट इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने ये भी कहा था कि वो यूएस और मेक्सिको के बॉर्डर पर एक दीवार बनवा देंगे, एक वॉल बनवा देंगे। हालांकि वो वॉल पूरी तो नहीं हो पाई और अभी भी मेक्सिको के बॉर्डर के थ्रू यूएसए में इलीगल इमिग्रेशन चल रहा है। बहुत सारी वीडियोस भी सामने आती है जहां पर ये दिखता है कि कई कई हजार लोग यूएस और मेक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली अमेरिका में एंटर कर जाते हैं। अब यहां पर इमिग्रेशन को लेकर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, इनके व्यूज थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग है। अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि यूएसए के इतिहास में लार्जेस्ट डोमेस्टिक डिपोर्टेशन देखने को मिलेगा। मतलब आज तक यूएसए की हिस्ट्री में इतना बड़ा डिपोर्टेशन देखने को नहीं मिला होगा। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 2021 के दौर में यूएसए के प्रेसिडेंट रहे थे, तो उस टाइम भी लगभग 3.5 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को उन्होंने डिपोर्ट किया था उनके देशों। इसके साथ साथ उन्होंने बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाने की भी बात की है और यूएस मेक्सिको के बॉर्डर पर जो दीवार वो बनवाना चाहते थे अपनी लास्ट टर्म में, उसको कंप्लीट करने की भी वो बात रख रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कमला हैरिस की, तो ऐसा नहीं है कि कमला हैरिस इलीगल इमिग्रेंट्स के सपोर्ट में नजर आती है या असाइलम सीकर्स जो है वो आउटराइटली ये क्लेम कर रही हैं कि नहीं, असाइलम सीकर्स को वो असाइलम प्रोवाइड करेंगे। बट उनका ये कहना है कि हमें एक ज्यादा ह्यूमेन
अप्रोच अपनानी चाहिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। मतलब एक ऐसी पॉलिसी जहां पर धीरे धीरे करके जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको यूएसए की सिटीजनशिप ऑफर की जाए, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको भी अंडरस्टैंड किया जाए। सो हैरिस एम्फसाइजेस पाथवेज टू सिटीजनशिप। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए जिस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में डिफाइन किया जाए कि कैसे जो इमिग्रेंट्स यूएसए में आ गए हैं उन्हें यूएस के सिस्टम में ढाला जा सकता है और कैसे उन्हें धीरे धीरे करके सिटीजनशिप ऑफर की जा सकती है। तो वो एक ज्यादा ह्यूमेन अप्रोच अपनाने की बात रखती है। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो नेशनल गार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और नेशनल गार्ड्स का यूज करके वो इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एलियन एनिमीज एक्ट उसको इन्वोक करने की बात की है, जिस एलियन एनिमीज एक्ट के थ्रू ही इज गोइंग टू डिपोर्ट नॉन सिटीजन्स फ्रॉम कंट्रीज द यूएस इज एट वॉर। तो ऐसे देश जिनके साथ यूएसए का युद्ध चल रहा है, युद्ध जैसे हालात हैं, उन देश से जो इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस से आ गए हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो जो एक्ट है उसको भी इन्वोक करने की वो बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में एंटर कर गए हैं और वो वहां पर रिजाइड कर रहे हैं, उनके बच्चों को सिटीजनशिप बाय बर्थ ऑफर हो जाती है। तो उन्होंने कहा है कि इस सिस्टम को भी वो खत्म करेंगे। सो ही ऑल्सो प्रोमिसेस टू एंड बर्थराइट सिटीजनशिप फॉर चिल्ड्रन बॉर्न इन यूएस टू अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स। तो ऐसे लोग, ऐसे इमिग्रेंट्स जो इलीगली यूएसए में एंटर कर चुके हैं या फिर जो इलीगली ओवरस्टे कर रहे हैं, जिनके पास वीजा नहीं है यूएसए में स्टे करने का, ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स अगर उनके बेबीज यूएसए में ही बॉर्न होते हैं तो उनको सिटीजनशिप बाय बर्थ ऑफर हो जाती है। तो वो उस सिस्टम को भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ टेरर प्लेग्ड कंट्रीज, ऐसे देश जो पूरी दुनिया में आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं, आतंकवाद को फैला रहे हैं, उन देशों से भी अगर कोई इमिग्रेंट यूएस से आते हैं तो उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमिग्रेंट पॉलिसी अपनाने की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वहीं अगर हम कमला हैरिस की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा, वो चाहती हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन पॉलिसी लाई जाए, जिस कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन पॉलिसी के थ्रू जो इलीगल इमिग्रेंट्स इस टाइम यूएसए में है, धीरे धीरे करके उन्हें सिटीजनशिप ऑफर की जाए और अमेरिकन सिस्टम में उन्हें ढाला जाए। तो ऐसा नहीं है कि वो आउटराइटली डिपोर्टेशन करना चाहती है, वो ये चाहती है कि भाई धीरे धीरे करके एक ह्यूमन ग्राउंड्स पर सिटीजनशिप ऑफर की जाए। बट शी इज ऑल्सो विलिंग टू क्रैक डाउन ऑन असाइलम क्लेम्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन असाइलम एक्सेस, की आगे से वो लोग जो यूएसए में एंटर कर जाते हैं और असाइलम की गुहार लगाते हैं, उनके ऊपर क्रैक डाउन करने की बात वो भी करती है। बट उनकी जो पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा मेलोडाउन वर्जन है ट्रंप की पॉलिसी का। ट्रंप आउटराइटली ये कहते हैं कि भाई वो यूएसए के इतिहास में इतना बड़ा डिपोर्टेशन नहीं होगा जितना बड़ा डिपोर्टेशन वो प्लान कर रहे हैं अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इनफैक्ट कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स इमिग्रेंट्स, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग हो गए हैं, बहुत सारी फैमिलीज अलग हो गई हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की उस पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी किया है। नेक्स्ट जो बड़ा इशू है वो है टेक्नोलॉजी एंड एआई रेगुलेशन। आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज भी बहुत किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेट्स, जहां से कमला हैरिस आती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, तो डेमोक्रेट्स हमेशा से ही रिस्पॉन्सिबल एआई की बात करते आए हैं। इनफैक्ट जो करंट प्रेसिडेंट है यूएसए के, जो बाइडेन, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं और उन्होंने रिसेंटली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था ऑन हिंडरिंग एआई इनोवेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज को कर्ब करने के लिए, उसे रोकने के लिए उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था। ट्रंप ये कहते हैं कि वो उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी वापस लेंगे। तो वहां पर ट्रंप का यह मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी सेक्टर, इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, इनको ओपन फील्ड दी जानी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कर्व्स या कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ट्रंप उस तरीके से सोचते हैं। सो रिपब्लिकन्स वोट टू रिपील प्रेसिडेंट बाइडेन्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। रिपब्लिकन वो पार्टी है जहां से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं।
वाइल डेमोक्रेट्स फेवर टाइटनिंग रेगुलेशंस। इनफैक्ट अगर आप बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप को जो सपोर्ट कर रहे हैं बड़े बड़े टेक्नोलॉजी सेक्टर के जाइंट्स, जैसे आपने देखा ही होगा टेस्ला के ओनर, वो भी खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो इसी वजह से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट किए हैं, जो पॉलिसीज वो बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट बनने के बाद वो फॉलो करेंगे, उसमें क्लियरली वो ये कहते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसको ग्रो करने दिया जाना चाहिए और वहां पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट जो करंट प्रेसिडेंट ने लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं वो उसको भी वापस लेंगे, लेकिन डेमोक्रेट्स इसके फेवर में नहीं है। डेमोक्रेट्स ये चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर ग्रो तो करे, लेकिन उसके ऊपर रेगुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट कंट्रोल्स कहीं ना कहीं होने चाहिए। ठीक है, so Trump hasn't explicitly stated his stance on AI regulation, but Harris supports responsible AI development. अगर हम बात करते हैं जो बाइडेन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है मैनेजिंग रिस्क एसोसिएटेड विद एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर आप बात करेंगे, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका मिसयूज भी किया जा सकता है, इनफैक्ट किया जा रहा है। सेंसिटिव डेटा चोरी किया जा सकता है, इसके साथ साथ आप डीप फेक्स के थ्रू आप किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, उसके डीप फेक्स तैयार हो सकते हैं। आप इंडिया में ही देखने को मिला कि बहुत सारी एक्ट्रेस ऐसी हैं जिनके डीप फेक्स तैयार किए गए। तो उसके जो मिसयूज हैं, उसके जो रिस्क हैं, कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करना है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, जिससे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर है वो ग्रो करे, बट रिस्पॉन्सिबली ग्रो करे। सो प्रमोटिंग इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करना है, जिससे उस इनोवेशन के थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग या हेल्थ केयर सेक्टर जो है उसको प्रमोट किया जा सके। सिमिलरली प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी एंड सिविल राइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो डेटा पायरेसी हो सकती है या आपका डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा, सेंसिटिव डेटा चुराया जा सकता है, उस सबको लिमिट करना है। तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस सेक्टर में जो रिसर्च हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके, उसका जो मिसयूज है उसको रोका जा सके। बट डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सेक्टर में रिस्ट्रिक्शंस कम से कम होनी चाहिए, जिससे वहां पर इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। ऐसी अगर हम बात करते हैं एंटी ट्रस्ट एंड बिग टेक, एंटी ट्रस्ट और बिग टेक की अगर हम बात करें, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स जैसे गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। दीज आर टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स जो अमेरिका से ऑपरेट करते हैं। रिसेंटली एक केस आया था जहां पर गूगल के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि गूगल अपनी मार्केट पोजीशन का मिसयूज कर रहा है, गूगल किसी और सर्च इंजन को प्रमोट होने नहीं देता, ये एंटी ट्रस्ट प्रैक्टिसेस वो अपनाता है, मोनोपोलिस्टिक अप्रोच मार्केट में ये अपना रहा है, जिससे केवल गूगल की ही मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाए सर्च इंजन मार्केट में। वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गूगल के खिलाफ भी फैसला सुनाया था। तो यहां पर जब हम बात करते हैं एंटी ट्रस्ट और बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज, उनको लेकर भी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। ट्रंप हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट बिग टेक सेंसरशिप। जब से गूगल के ऊपर एंटी ट्रस्ट लॉज लगाए गए हैं और ये सामने आया है कि गूगल ने एंटी ट्रस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई हैं खुद के प्रमोशन के लिए और बाकी सर्च इंजन्स को कहीं ना कहीं लिमिट करने के लिए, उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने के लिए, एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट एस्टैब्लिश करने के लिए अपने लिए, तब से ही जो बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करने की बातें चल रही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसके सपोर्ट में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कंसर्न्स जताए हैं बिग टेक सेंसरशिप को लेकर, लेकिन जब हम बात करते हैं कमला हैरिस की, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, शी फोकसेस ऑन प्रमोटिंग कंपटीशन एंड रेगुलेटिंग मोनोपोलीज। तो उनका यह मानना है कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस जैसे गूगल ने इस्तेमाल की थी, इनको लिमिट किया जाना चाहिए। इन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के ऊपर लिमिटेशंस होनी चाहिए, जिससे मोनोपोलिस्टिक मार्केट एस्टैब्लिश ना कर ले। वहीं पर अगर हम टैक्सेशन और बिग टेक्नोलॉजिकल कंपनीज की बात करते हैं, तो जब 2017 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, तब भी उन्होंने
जो कॉर्पोरेट टैक्सेस है उनको रिड्यूस किया था। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि 2017 में उन्होंने जो टैक्स कट इंट्रोड्यूस किए थे, अब अगर वो 2024 में प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं तो 2025 से वो इनको इनहेंस करेंगे। मतलब जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं, वो उनमें और कटौती लेकर आएंगे और रिडक्शन लेकर आएंगे। सो ट्रंप वांट्स टू एक्सटेंड हिज 2017 टैक्स कट्स एंड कट इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस फर्दर, जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल जायंट्स हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनका फायदा होगा। सो इट इज गोइंग टू बेनिफिट वेल्दी कॉर्पोरेशंस। तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजिकल जायंट्स हैं उनको अपने फेवर में लाने के लिए ट्रंप ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और 2017 में उन्होंने जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं या फिर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं उनके ऊपर जो कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है उसमें रिडक्शन किया भी था। अब 2025 में दोबारा वो इन टैक्स कंसेशंस को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिससे बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेशंस है उनका फायदा हो। वहीं अगर हम बात करते हैं कमला हैरिस की, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी से आती है, वो बात करते हैं कि इगैलिटेरियन सोसाइटी की। इनफैक्ट वो ये कहती है कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, मतलब जो बिलेनियर्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए और जो गरीब आदमी है उसके ऊपर कम टैक्स लगना चाहिए, जिससे सोसाइटी में इक्वालिटी भी स्टैब्लिश हो सके। सो हैरिस ऑन द अदर हैंड एम्स टू रेज टैक्सेस ऑन अल्ट्रा वेल्दी टू इंश्योर दे पे देयर फेयर शेयर। तो वो ये चाहती हैं कि जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उनके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाए, जिससे इक्वालिटी स्टैब्लिश की जा सके। वहीं अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन की, तो इनिशियली डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी को लेकर थोड़े से आप ये कह सकते हैं कि थोड़े से सधे हुए थे, वो ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे। बट अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे उनकी कैंपेन आगे बढ़ी है, उन्होंने ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी जैसी मार्केट के ऊपर रेगुलेशंस कम होनी चाहिए। ट्रंप हैज मॉडरेटेड हिज स्टैंस ऑन क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन। तो इनिशियली क्रिप्टो करेंसी को लेकर वो भी सतर्क थे, वो भी उसको लेकर कोई ज्यादा अपना व्यू पॉइंट देना नहीं चाह रहे थे। बट जैसे जैसे उनका कैंपेन आगे बढ़ा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, वो भी मॉडरेटेड अप्रोच अपना रहे हैं और उन्होंने ये कहा है देयर मस्ट बी लाइटर रेगुलेशंस। तो जो विनियमन है, जो रेगुलेशंस है, जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, वो भी मॉडरेटेड होना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा लिमिटेशन, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में नहीं होने चाहिए, जिससे वो भी ग्रो कर सके। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ट्रंप की जो अप्रोच है, वो जो बिग टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, जिन्हें बिग टेक कहा जाता है, उनके फेवर में है। चाहे आप बात कर लीजिए टैक्स कंसेशंस की, चाहे आप बात कर लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में मिनिमल रेगुलेशंस की, और चाहे आप बात कर लीजिए क्रिप्टो करेंसी। वहीं जब हम बात करते हैं डेमोक्रेट्स की, जब हम बात करते हैं कमला हैरिस की, सो शी बिलीव्स कंज्यूमर्स नीड प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपेरेंसी। तो उनका मानना है कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। हमें बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज को छोड़कर जो आम आदमी है उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, और हमें मेक श्योर करना चाहिए कि कंज्यूमर्स जो है दे आर प्रोटेक्टेड, उनको एक्सप्लॉइट ना किया जा रहा हो। तो ये दोनों की अप्रोच में, जब हम टेक्नोलॉजी कंपनीज की बात करते हैं, बिग टेक या कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं, दोनों की अप्रोच में आपको एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। जहां पर कमला हैरिस वो बात कर रही है आम आदमी के लिए, आम आदमी के फेवर में। वहीं अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो जो बड़ी कॉर्पोरेशंस है उनको सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि लेजिस फेयर की फिलॉसफी होनी चाहिए, नियो लिबरलिज्म की अप्रोच अपनाई जानी चाहिए, जहां पर जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस है, कॉर्पोरेट हाउसेज है, उनके ऊपर मिनिमल टैक्सेस होने चाहिए और रेगुलेशंस भी ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसा इस वजह से भी है क्योंकि ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन रहे हैं। जो नेक्स्ट बड़ा इशू है, जिस इशू को लेकर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है, वो है क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी पॉलिसी। 2015 में पेरिस डील हुई थी। पेरिस डील प्राइमरीली ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए और ग्रीन हाउस एमिशंस जो है उनको कर्व करने के लिए, ग्रीन हाउस एमिशंस को लिमिट करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये पेरिस डील की गई। जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने पेरिस डील से अमेरिका का जो योगदान है या अमेरिका का जो पार्टिसिपेशन है उसको वापस ले लिया। सो 2020 का एंड आते आते अमेरिका पेरिस डील से वापस हट गया था। जो भी उसने कमिटमेंट्स किए थे उसने उन्हें पूरा करने से मना कर दिया था, क्योंकि
डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना था कि अमेरिकन इकोनॉमी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगी अगर वो पेरिस डील में जो भी कमिटमेंट्स हैं उसे पूरा करते हैं, और इसीलिए उन्होंने जो अमेरिका का एक पार्टिसिपेशन था पेरिस डील में, पेरिस ट्रीटी में, जो उनके कमिटमेंट्स थे उनसे वो बैकआउट कर गए थे। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन आए थे उन्होंने दोबारा पेरिस ट्रीटी को रेटिफाई कर दिया था, और उसके बाद से ही अमेरिका जो अमेरिका के कमिटमेंट्स है पेरिस ट्रीटी में उसको फुलफिल कर रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप का फिर से ये कहना है कि अगर वो दोबारा से प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो पूरी तरीके से एक बार फिर से अमेरिका को पेरिस ट्रीटी से बैकआउट करवा देंगे। मतलब वो ये कहते हैं कि अगर हम पेरिस ट्रीटी में जो हमारे क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं उनको फुलफिल करेंगे तो अमेरिकन इकोनॉमी उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो वो अमेरिकन के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, उनका ये कहना है। वहीं अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेट्स की, हम बात करते हैं कमला हैरिस की, तो वो क्लाइमेट चेंज, इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग, उसको कर्ब करने में बिलीफ रखती है। इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करना चाहती हैं। तो दोनों का ही व्यू पॉइंट बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स पर है। सो अ सेकंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वुड लाइकली विथड्रॉ फ्रॉम पेरिस अकॉर्ड। तो यहां पर उन्होंने क्लियरली ये कह दिया कि अगर मैं दूसरी बार प्रेसिडेंट बनूंगा तो पेरिस क्लाइमेट डील जो है मैं उससे बैकआउट कर जाऊंगा और अमेरिका जो है वो अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं करेगा। वाइल वाइस प्रेसिडेंट हैरिस एम्स टू स्पर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। वहीं अगर हम बात करते हैं कमला हैरिस की, तो शी इज टोटली कमिटेड टू पेरिस क्लाइमेट डील। वो ये चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रमोट किया जाए और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोका जाए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो हैरिस सपोर्ट्स क्लाइमेट एक्शन, जबकि ट्रंप वो ये मानते हैं, या रिपब्लिकन्स का ये मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसा कुछ नहीं है। बहुत सारे रिपब्लिकन मेंबर्स जो हैं, रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स, उनका ये मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसा कुछ नहीं है। ये एक ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है कि हर कुछ हजार साल में अर्थ जो है वो ठंडी हो जाती है, उसके बाद वो दोबारा से गर्म होने लग जाती है। तो ये जो फेज चल रहा है ये वार्मिंग फेज है अर्थ का, तो उनका ये मानना है। और इसी वजह से ट्रंप ने कहा है कि वो पेरिस क्लाइमेट डील को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं और जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे वो दोबारा से बैकआउट कर जाएंगे। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है वो है पब्लिक हेल्थ केयर। और पब्लिक हेल्थ केयर की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर जो सबसे बड़ा इशू है दैट इज रिप्रोडक्टिव राइट्स। रिप्रोडक्टिव राइट्स की अगर हम बात करें तो ट्रंप इज एंटी अबॉर्शन। वो ये कहते हैं कि अबॉर्शन के ऊपर पूरी तरीके से रोक लग जानी चाहिए। सो ट्रंप इज टोटली एंटी अबॉर्शन। वो ये कहते हैं कि अमेरिका में अबॉर्शन इलीगल हो जाने चाहिए, और अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो अबॉर्शन के ऊपर लिमिटेशंस लगा देंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। जो पिल्स फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में जिसके थ्रू अबॉर्शन कंडक्ट किया जाता है, वो उन पिल्स की बिक्री के ऊपर भी रोक लगा देंगे। तो पब्लिक हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा इशू इस समय बना हुआ है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर। वाइल प्रेसिडेंट हैरिस सपोर्ट्स साइंस लेड एविडेंस बेस्ड हेल्थ पॉलिसी। तो अगर हम बात करते हैं कमला हैरिस तो वो हेल्थ केयर पॉलिसी को सपोर्ट करती है विच इज बैक्ड बाय साइंस। तो साइंस लेड एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर पॉलिसी वो उसको प्रमोट करती है। वहीं ट्रंप जो है वो प्रमोट अनप्रूवन थेरेपीज। तो ट्रंप जो है वो साइंस बेस्ड जो थेरेपीज है उनमें बिलीव नहीं रखते। इनफैक्ट ही हैज एक्सप्रेस्ड मिसट्रस्ट इन साइंस। ट्रंप साइंस को भी मिसट्रस्ट करते हैं बहुत सारे केसेस में, जो अपने आप में थोड़ा सा हिलेरियस हो जाता है, क्योंकि साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस। अगर कोई उसको मिसट्रस्ट कर रहा है, अगर कोई उसको नेगेट कर रहा है, सो दैट इज अ बिट हिलेरियस फॉर मी। ऑलराइट, सो हैरिस एम्फसाइजेस हेल्थ केयर एक्सेस एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो जो बॉडीली राइट्स है, जो रिप्रोडक्टिव राइट है एक वुमेन के, हैरिस उसे सपोर्ट करती है। लेकिन ट्रंप की जब हम बात करते हैं तो ट्रंप बात करते हैं कि भाई पूरी तरीके से अबॉर्शन के ऊपर बैन लग जाना चाहिए। इनफैक्ट ट्रंप का जो स्टैंड है वो ये कहते हैं प्रोटेक्टिंग लाइफ। उनका ये मानना है कि जो फीटस होता है उसमें भी जीवन होता है, उसमें भी लाइफ होती है,
और इसी वजह से उसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ये इस वजह से भी है क्योंकि जब आप डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की हिस्ट्री देखते हो तो रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चर्च के ज्यादा क्लोज नजर आती है, वो जो क्रिश्चियन वैल्यूज हैं उससे ज्यादा एसोसिएटेड नजर आती है, और इसी वजह से यहां पर उनका स्टैंड है कि अबॉर्शन के ऊपर रोक लगनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए, उसे इलीगल डिक्लेयर किया जाना चाहिए। सो ट्रंप का स्टैंड हमेशा से प्रोटेक्टिंग लाइफ, की फीटस में भी लाइफ होती है, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए विद पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अबॉर्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। तो अबॉर्शन पिल्स या अबॉर्शन थेरेपी जो है उसके ऊपर रोक लग जानी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। इनफैक्ट उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो मेक्सिको सिटी पॉलिसी और कैंप कैस्टन अमेंडमेंट वो दोबारा से रीइंस्टेट कर देंगे। मेक्सिको सिटी पॉलिसी और कैंप कैस्टन अमेंडमेंट ये दोनों ही आपके अबॉर्शन राइट से रिलेटेड है, ये दोनों ही अबॉर्शन को नेगेट करते हैं, उसको अपोज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो वो इन दोनों को दोबारा से जीवित कर देंगे, रीइंस्टेट कर देंगे, मतलब दोबारा से ये पॉलिसीज लागू होने लग जाएंगे, which would extend restrictions on US global health assistance। वही जैसे मैंने कहा कमला हैरिस, तो कमला हैरिस हैज बीन अ सपोर्टर ऑफ अबॉर्शन राइट्स, शी हैज बीन अ सपोर्टर ऑफ women bodily integrity। महिलाओं को अधिकार है कि वो डिसाइड कर सकती हैं कि उनकी बॉडी जो है उसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सो ऑन द अदर हैंड कमला हैरिस विजन इज बिल्ट अराउंड रिप्रोडक्टिव फ्रीडम, शी हैज बीन फोकसिंग ऑन अबॉर्शन राइट्स। तो वो विमेन राइट्स, अबॉर्शन राइट्स, रिप्रोडक्टिव फ्रीडम उसमें बिलीफ रखती हैं। तो एक ज्यादा मॉडर्न आइडियोलॉजी, ज्यादा मॉडर्न थिंकिंग जो है वो देखने को मिलती है कमला हैरिस की इस थॉट प्रोसेस में। वही अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो ज्यादा कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है, जहां पर विमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स जो है उनको कर्ब करने की वो बात कर रहे हैं, और ये एक बहुत मेजर, एक बहुत बड़ा इशू इस समय इलेक्शंस में बना हुआ है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कैसे कर्ब करेंगे, इकोनॉमी को कैसे स्पर करेंगे, कैसे ज्यादा से ज्यादा जॉब्स वो जनरेट करेंगे यूएस इकोनॉमी में, इसको लेकर भी दोनों के व्यू पॉइंट्स सामने आए हैं। ट्रंप कहते हैं, ट्रंप प्रोमिसेस टू मेक प्राइसेस गो डाउन व्हाइल वाइस प्रेसिडेंट हैरिस एडवोकेट्स फॉर अ फेडरल गवर्नमेंट बैन ऑन प्राइस गेजिंग। अब ट्रंप ने यहां पर खुलकर नहीं बताया है कि कैसे वो प्राइसेस को रिड्यूस करेंगे, कैसे इन्फ्लेशन को कम करेंगे, तो वो खुलकर नहीं बताते कि भाई वो कैसे प्राइस को कंट्रोल करेंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम प्राइस राइज को कर्ब करेंगे, हम ये जो इन्फ्लेशन है इसको नीचे लेकर आएंगे। तो वहीं जब आप बात करते हैं कमला हैरिस की, तो कमला हैरिस ने कहा है कि वो गॉजिंग को बैन करेंगे। अब गॉजिंग का मतलब क्या है? गॉजिंग एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस है, जहां पर कुछ कंपनीज आपस में कार्टेल बना लेती हैं, एक ट्रस्ट बना लेती हैं और मिलकर किसी वस्तु या सेवा का दाम कितना होना चाहिए वो निर्धारित करती है। तो एक गुड या एक सर्विस, उसका प्राइस कितना होना चाहिए वो खुद रेगुलेट करते हैं, वो खुद डिसाइड करते हैं। तो एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से दाम बढ़ जाते हैं। तो कमला हैरिस ने कहा कि भाई वो गॉजिंग की जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर बैन लगाएंगी। बट जब ट्रंप की हम बात करते हैं तो उन्होंने खुल के बात नहीं की है कि कैसे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, कैसे वो प्राइसेस को कम लेकर आएंगे, उसके बारे में वो कोई प्लान ऑफ एक्शन जो है वो नहीं बताते। इसके साथ साथ कमला हैरिस has been supporting such economic policies which promote equality and job creation। तो उनका ये मानना है कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स वो क्रिएट करेंगे। और इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले भी हमने देखा कि उन्होंने कहा जो अल्ट्रा रिच लोग हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, उनके ऊपर टैक्स का बर्डन ज्यादा होना चाहिए, जिससे इक्वालिटी स्टैब्लिश हो सके। वहीं ट्रंप की अगर हम बात करते हैं तो वो बात करते हैं टैक्स कट्स। वो कहते हैं कि चाहे आपकी पर्सनल इनकम है उसके ऊपर भी हम टैक्स कम करेंगे, और इसके साथ साथ जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस है उनके ऊपर जो कॉर्पोरेट टैक्सेस है वो तो हम कम करेंगे, जैसे उन्होंने 2017 में भी किए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू हैज बीन फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं आप जो रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है या फिर गाजा का इशू चल रहा है उसको लेकर, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। ग्लोबल अफेयर्स और अमेरिका का क्या रोल होगा इन ग्लोबल अफेयर्स में, उसको लेकर भी
दोनों की अप्रोच काफी डिफरेंट नजर आती है। तो मिलिट्री एड की बात करें या टेरिफ लगाने की बात करें या डिप्लोमेसी की बात करें, दोनों के व्यू पॉइंट काफी एक्सट्रीम देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि अगर उनको मौका दिया जाए तो 24 घंटे में वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म करवा देंगे। हालांकि वो ये नहीं बताते कि कैसे, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो 24 घंटे में वो रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म करवा सकते हैं। वो वॉर जो पिछले लगभग 3 साल से चली आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप 24 घंटे में खत्म करवा सकते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि पूरी दुनिया में मौका क्यों नहीं दे रही। 24 घंटे के लिए उनको मौका दिया जाना चाहिए कि 24 घंटे में वो युद्ध खत्म करवा दे। मैं तो कहता हूं 48 घंटे ले, 24 घंटे में रशिया और यूक्रेन की वॉर खत्म करवा दे, अगले 24 घंटे में जो गाजा वाला इशू है, 2 स्टेट सोल्यूशन है उसका, वो करवा दे। और उसके बाद 48 घंटे और दिए जाने चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं पूरी दुनिया में। ईरान का भी एक इशू चल रहा है, वो भी रिजॉल्व करवा ही देंगे वो। तो खैर, नेक्स्ट यूएसए के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ, उनका यह कहना है कि 24 आवर्स में वो इस वॉर को खत्म करवा सकते हैं। तो दोनों का ही जो स्टैंड है, दूसरे देशों को मिलिट्री एड प्रोवाइड करने को लेकर, टेरिफ्स को लेकर, जो इंपोर्ट किया जाता है सामान, वहां पर इंपोर्ट ड्यूटीज को लेकर काफी कॉन्ट्रास्टिंग नजर आता है। जैसे अगर हम ट्रंप की बात करते हैं, तो ट्रंप चाइना और रशिया को लेकर काफी एक टफ स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं। रशिया के केस में उन्हें टफ स्टैंड लेना भी पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, तब ये कहा गया था कि रशिया ने कहीं ना कहीं यूएसए के जो इलेक्शंस है उनमें दखलंदाजी की है, उनमें मेडलिंग की है, कुछ ना कुछ। तो वहां पर वो आरोप भी लगा था। तो रशिया के केस में तो उन्हें एक टफ स्टैंड लेना पड़ा। और जब हम चाइना की बात करते हैं, तो चाइना के साथ जो एक ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई थी, वो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में ही हुई थी। तो इन दोनों ही देशों के साथ वो एक काफी टफ स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं कमला हैरिस की, तो उनका जो स्टैंड है वो उतना टफ नहीं है। वो ज्यादा इंफेसाइज करते हैं, फोकस करते हैं डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस पर। तो वो बात करते हैं डिप्लोमेसी के थ्रू जो इश्यूज चल रहे हैं उनको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की, तो रशिया यूक्रेन की वॉर में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को क्रिटिसाइज किया, समय समय पर क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसिज्म इस बात को लेकर है कि अमेरिका इतनी मिलिट्री एड फ्री में यूक्रेन को क्यों प्रोवाइड कर रहा है। उनका यह मानना है कि ये पैसा जो यूक्रेन को दिया जा रहा है, ये लोन के तौर पर दिया जाना चाहिए, जिससे आगे चलकर यूक्रेन इस पैसे को वापस लौटाए और ये पैसा अमेरिकन इकोनॉमी को ग्रो करने में लगाया जा सके। तो वो बार बार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स एड में प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, जो सही नहीं है, क्योंकि वो अमेरिकन इकोनॉमी को कमजोर करता है। वहीं कमला हैरिस ने कहा है कि वो कंटिन्यू करेंगी यूक्रेन को सपोर्ट करना, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो मिलिटरीली हो। तो तीनों ही स्फेयर्स में वो लगातार जो यूएसए की पिछले कुछ सालों में पॉलिसी रही है यूक्रेन को सपोर्ट करने की, वो उसी को आगे बढ़ाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं चाइना के साथ पॉलिसी की, तो जैसे मैंने कहा, जब लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, तो यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई थी, जिसे कोल्ड वॉर 2.0 के नाम से भी बुलाया गया था। तो यहां पर वो चाइना को लेकर भी एक टफ स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं। ट्रंप हैज टेकन अ टफ स्टैंड ऑन चाइना, इंपोजिंग टेरिफ एंड क्रिटिसाइजिंग बाइडेन्स अप्रोच एज वीक। तो चीन को लेकर जो बाइडेन की एक अप्रोच रही है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाए, उसको उन्होंने एक वीक अप्रोच कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि चाइना के साथ एक स्ट्रॉन्ग, एक कड़ी अप्रोच अपनानी चाहिए और चाइनीज इंपोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज और बढ़ाई जानी चाहिए। तो जैसे पिछले टर्म में एक ट्रेड वॉर देखने को मिली थी, अगर ट्रंप इस बार दोबारा से प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जिसके काफी चांसेस दिखाई दे रहे हैं अभी, तो आपको दोबारा से एक ट्रेड वॉर यूएस और चाइना के बीच में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम कमला हैरिस की बात करते हैं, तो उनकी अप्रोच ज्यादा डिप्लोमेटिक है। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि हमें चाइना के साथ भी एक डिप्लोमेटिक अप्रोच अपनानी चाहिए, स्पेशली जो कंटेंशियस इशू है, जो इंपॉर्टेंट ग्लोबल लेवल के इशू है, वहां पर दोनों देशों को मिलकर एक कॉमन सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे क्लाइमेट चेंज। सो प्रमोटिंग कोऑपरेशन ऑन इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज व्हाइल एड्रेसिंग ह्यूमन राइट्स कंसर्न। तो यहां पर वो चाइना के साथ मिलकर एक कोऑपरेटिव अप्रोच, एक डिप्लोमेटिक अप्रोच के थ्रू जो ग्लोबल लेवल के इश्यूज है, जैसे क्लाइमेट चेंज, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की वो पैरवी करती है।
वहीं अगर आप बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी की, तो ट्रंप ने नाटो को भी अपोज किया। उन्होंने नाटो में भी कोई बहुत ज्यादा ट्रस्ट दिखाया नहीं। लेकिन कमला हैरिस वो बात करती हैं कलेक्टिव डिफेंस की। तो कमला हैरिस नाटो की जो इंपॉर्टेंस है, जो रेलिवेंस है, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, उसे रियलाइज भी करते हैं। वहीं अगर आप बात करेंगे ट्रंप की, सो ही हैज एक्सप्रेस्ड स्केप्टिसिज्म अबाउट द अलायंस वैल्यूज। तो उनका यह मानना है कि नाटो अमेरिका के लिए कोई बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा नहीं है और इसीलिए वो नाटो को कोई बहुत ज्यादा वैल्यू देते भी नहीं। वहीं अगर आप कमला हैरिस की बात करेंगे तो वो चाहती है कि भाई कलेक्टिव डिफेंस बरकरार रहे, जैसा अभी तक रहा है, जैसी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी रही है, और वो नाटो की रेलिवेंस और वैल्यू उसको भी रियलाइज करती है। और फाइनली एक और बहुत बड़ा इशू जिसको लेकर आपको दिखाई देगा कि दोनों जो ओपोनेंट्स है, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, उनकी आइडियोलॉजी में फर्क है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सोशल मीडिया रेगुलेशन। जैसे अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, तो जब तक ट्विटर एक्स नहीं बना था, जब तक एलॉन मस्क ने ट्विटर को परचेज नहीं किया था, तब तक डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पे भी बैन किया गया था। वो इस वजह से क्योंकि ट्विटर का ये कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं अपने ट्वीट्स के थ्रू, तो उनके ऊपर बैन लगाया गया था। हालांकि जब एलॉन मस्क ने ट्विटर को परचेज किया, उसका नाम बदला, एक्स रख दिया, उसके बाद से ही ट्रंप के ऊपर जो बैन था उसे लिफ्ट कर लिया गया। अब हम अगर बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया के ऊपर सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, इसकी पैरवी करते हैं। वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं किया जाना चाहिए, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं लगाई जानी चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेट्स की, हम बात करते हैं कमला हैरिस की, तो वो बात करती है इंक्रीज्ड रेगुलेशन, जिससे कि जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है, फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है, सोशल मीडिया का मिसयूज किया जाता है, उसको लिमिट किया जा सके, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सके। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन्हें ज्यादा अकाउंटेबल, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जा सके। तो वो बात करती है इंक्रीज रेगुलेशन की, टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ फॉल्स फेक नैरेटिव्स एंड इंफॉर्मेशन। वहीं अगर हम बात करते हैं ट्रंप की, सो ट्रंप हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट सेंसरशिप। ट्रंप का मानना है कि सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्री होने चाहिए, वहां पर इंफॉर्मेशन जो है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए। Although Trump has accused social media platforms of bias, हालांकि ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बायस के, मतलब उनके बायस के लिए भी कॉल आउट किया है। जैसे मैंने बात की थी कि ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया था पास्ट में, तो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको उन्होंने बायस के लिए कॉल आउट भी किया, लेकिन फिर भी उनका ये मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनको रेगुलेट नहीं किया जाना चाहिए, उनके ऊपर लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जानी चाहिए, उनको फ्रीली काम करने दिया जाना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं कमला हैरिस की, तो उन्होंने मिस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए लिमिटेशंस, रेगुलेशंस लगाने की बात की है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाएंगी तो वो उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाएंगे। ये कुछ बड़े इश्यूज हैं, बड़े मुद्दे हैं जिन पर इस बार का यूएसए का इलेक्शन लड़ा जा रहा है और जिसको लेकर आपको कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट्स देखने को मिलते हैं डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे इंडिया में इलेक्शन लड़े जाते हैं और मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से वहां पर भी दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट इश्यूज को लेकर बिल्कुल पोल्स अपार्ट नजर आती है, बहुत सारे इश्यूज। वंस अगेन, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यूज को, उनकी निटी ग्रिटी को समझना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल यहां दिया गया, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। ये पीडीएफ जिसके थ्रू मैं आपको ये पूरा का पूरा इशू समझा रहा था, इनफैक्ट ऐसे जितने भी इश्यूज मैंने यूट्यूब पे अभी तक डिस्कस किया उन सबकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर पाएंगे क्योंकि सभी लाइव क्लासेस का लिंक यहाँ पर शेयर हो जाता है। और अगर आप स्टडी आईक्यू के किसी भी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप AC लाइव ये कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं, जिससे आपको
मैक्सिमम डिस्काउंट और मेंटोरशिप दोनों मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे ही इशू को लेकर। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।